ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में सबसे पहली चर्चा कि इंटरनेट को बनाने के क्रम में चश्मा गिरा और चश्मा टूट गया। ये देख सकते हैं एक तरफ का ये वाली डंडी, और मैंने कितना बढ़िया मैनेजमेंट किया हुआ है कि इसी चश्मे से आज आपको पढ़ा रहा हूं। सोचिए क्या होता है मैनेजमेंट। चूंकि अब अगर चश्मा लाने गया तो फिर और 5 से 10 मिनट खराब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। चलिए आज इस प्रकार के मैनेजमेंट से आप चर्चा करिए। इस मैनेजमेंट के साथ आप एक कनेक्शन अपना बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। आज बच्चों हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, बिजनेस लाइन, आज कुछ खास है नहीं, यानी एडिटोरियल्स में अगर हम देखें। लेकिन आज कभी कभी क्या होता ना कि हजारों टॉपिक हो और मजा न आए, कभी कभी कोई एक टॉपिक हो और मजा ला दे। आज ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक समझिए कि मेरी एक तलाश को पूरा करता है। जो आज आपके सामने यह एक मतलब ये कोई एडिटोरियल नहीं है, यह एक न्यूज है द हिंदू बिजनेस लाइन पेज की, जिसमें कुछ कहा गया है। जरा आप देखिएगा। और किसने कहा है? बहुत बढ़िया। मतलब बहुत दिनों से मैं पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस, इन सब विषयों पर बात करता रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में होती कैसे हैं, उसकी जड़ क्या होती है, उसकी रूट क्या होती है, बहुत सारी बातें मैंने सिखाई हैं। लेकिन आज उसके रूट को आप समझेंगे, और वो भी CII के जो हेड है भारत के, मिस्टर संजीव बजाज, इनके स्टेटमेंट से। यानी भारत का जो उद्योग महासंघ है इस समय, उसके जो अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन अध्यक्ष के ढेर सारे स्टेटमेंट्स हैं। और उसके द्वारा हम समझने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन मैं आप सबको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उन 4 इंजन्स में जो एक महत्वपूर्ण इंजन है जिसे हम GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, और जिसमें मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है, निजी क्षेत्र का निवेश। और आपको अच्छे से पता है निजी क्षेत्र का निवेश बहुत मैटर करता है इस जीडीपी को बड़ा करने में। यानी जीडीपी 100 रुपए की अगर हमारी है तो उसके 4 कर्ता धर्ता होते, जिसमें से एक GFCF हो गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। इसके बाद एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी हम और आप एज अ कस्टमर जो बाजार से खरीदारी करते हैं। 33% रोल इसका होता है, और लगभग 58 से 60% रोल इसका बताया जाता है। और गवर्नमेंट भी कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए खरीदती है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आप IAS होंगे तो आप जिस गाड़ी से चलेंगे उसमें पेट्रोल या डीजल लगेगा, तो वो सरकार का खर्च है यह। और ऐसे बहुत सारे खर्च, 11% के आसपास इसका रोल होता है इकोनॉमी को बड़ा करने में। एक्सटर्नल सेक्टर आपके यहां नेगेटिव में चलता है, इसलिए विदेशी क्षेत्र का योगदान 0 है। तो आप देख सकते हैं, यानी कुल मिला के 3 सेक्टर इंडिया में है, आइडियली 4 होते हैं जो जीडीपी को बड़ा करते हैं। इसमें से प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कोविड के पहले से ही हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं हमने कारपोरेट रिफॉर्म्स किए, कारपोरेट टैक्स सस्ते कर दिए, बहुत सारी बातें वो कहती हैं। और उसी अनुक्रम में वो कहती हैं कि जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं इंडिया के, वो हनुमान छलांग इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रहे। यानी हमने उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, हमने उनके कारपोरेट टैक्स में कमी कर दी, और भी बहुत सारी सहूलियतें हमने शुरू करी। आगे चल करके हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी स्कीम्स भी शुरू की, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए, बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म, नीतिगत सुधार किए। उसके बाद भी
निजी क्षेत्र का निवेशक निवेश नहीं कर रहा है। एक शब्द मैं उस समय बड़ा आप लोगों से डिस्कस करता था, निजी क्षेत्र में एनिमल स्पिरिट नहीं आ रही है। एनिमल स्पिरिट यानी एक सकारात्मक भावना जो इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए प्रेरित करे। क्या ये सारी कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? एक बार मुझे बताएं। अगर ये सारी कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको बड़ा मजा आने वाला। जो नहीं पढ़े उनको भी आएगा, लेकिन जो पहले पढ़े हैं तो उनको ज्यादा मजा इसलिए आएगा कि बच्चे, जिस निजी निवेश को लेकर के सरकार का भी रोना रहता है और हम लोग भी रोते रहते हैं अपने लेक्चर्स में पढ़ाते समय, एक्चुअल में निजी सेक्टर निवेश क्यों नहीं करता है, इसके रूट कॉज को हम नहीं जानते। आप कहेंगे सर आप भी नहीं जानते? हमने कहा बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने जो पढ़ाया है वो परफेक्ट है, आपने जिन किताबों में जो पढ़ा वो परफेक्ट है। निजी क्षेत्र का निवेश क्यों नहीं आता है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से हम लोग एक पढ़ते हैं डिमांड का ना होना। यानी अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, डिमांड धीमी है, तो स्वाभाविक है निवेश नहीं आता है। आप कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है, आपने सिखाया हुआ। दूसरी चीज, निवेश कब नहीं करता है? जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, वैश्विक रूप से अनिश्चितता होती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर उसके बाद गाजा का संकट हो गया, तेल के मूल्यों में जो है बढ़ोतरी हो गई, तो ग्लोबल अनिश्चितता है तो भी निवेश नहीं होता, या जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ये सारे जो कॉमन रीजंस हैं हमने पढ़े हैं, लेकिन आज इन्होंने जो बात कही है मिस्टर संजीव बजाज ने, जिस कारण से निजी निवेश नहीं होता है, उस कारण का नाम है, लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया समझाने जा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा, पॉलिसी अलाइनमेंट। यानी नीतिगत संरेखण या नीति समन्वय। ये कह रहे हैं कि नीति समन्वय ना होना निजी निवेश को बढ़ावा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है, यानी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, नीति समन्वय। अब देखिएगा, तो हम क्या पढ़ते थे? नीति गतिहीनता या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी ने आपसे निबंध पूछा, ये पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था जिसने ग्रोथ को कमजोर कर दिया? तो इंप्लीमेंटेशन में जो पैरालिसिस है, उसी इंप्लीमेंटेशन में, यानी नीति तो बनी है, पीएलआई भी है, जीएसटी रिफॉर्म्स भी है, और भी बहुत से रिफॉर्म्स भी हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं हैं, संरेखित नहीं है, अलाइन नहीं है, इसलिए निजी निवेश कम है और इसीलिए जीडीपी की ग्रोथ भी कम है। क्योंकि निजी निवेश का मतलब केवल निवेश नहीं होता, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको फोर्स, इनको गति, इनको बल देने वाला वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि नहीं होता है? तो ये देख सकते हैं आज के बाद से जब आप इस निबंध को लिखेंगे, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को कमजोर कर दिया, तो आप लिखेंगे कि नीति क्रियान्वयन में गतिहीनता थी, डायनेमिक्स नहीं था, जिसके कारण से हमारी समृद्धि कमजोर पड़ी। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब वो निम्नलिखित प्रकार से समझना अभी मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, तो बड़ा मजेदार टॉपिक है। सबसे पहले इसी से अपन शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, मतलब, और सीआईआई के ये क्या है, हेड है भारत के उद्योग के महासंघ के, तो इनका स्टेटमेंट और इन्होंने जो बातें कही वो एकदम से वैलिड है, कहीं से उसमें कोई कमी नहीं है। तो पहला टॉपिक इसी पर, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे अन्य टॉपिक्स पर। सीधा आते हैं, जिससे आप इसको पहले पी जाएं और उसके बाद फिर हम लोग और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें मेरे बच्चे, ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, फिर जो है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, एसी और प्रीलिम सभी की निगाह से जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और सिलेबस में आ जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में
संसाधनों को जुटाना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जीडीपी पहली यूनिट के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। फिर ऑब्वियस है, औद्योगिक नीति में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए लेकिन उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। इस विषय पर भी प्रश्न अगर पूछता है कि भाई हमको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो क्योंकि पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है। आज एक चीज बहुत अच्छे से आप डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यह और फिर सरकारी नीतियों का जिक्र तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ एक और यूनिट है निवेश मॉडल जो है हमारा। तो निवेश मॉडल में हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की चाह तो रखते हैं लेकिन हम पॉलिसी अलाइनमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से हमारी ग्रोथ कमजोर पड़ती है। कौन सी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप इन सभी विषयों में इसको कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे इसे यहां पर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब जरा 2025 के इस प्रश्न को पढ़िए, लेकिन प्रश्न को पढ़ने से पहले जरा ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सीआईआई कारपोरेट गवर्नेंस काउंसिल के चेयरमैन संजीव बजाज ने कहा कि भारत के अगले विकास चरण यानी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का इंजन होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर ग्रोथ इंजन जो मैं आपको पढ़ाता हूं कि अब आने वाले 10 वर्षों में जो भारत के ग्रोथ का ड्राइवर होगा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, यानी अडानी अंबानी और टाटा का इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिसी अलाइनमेंट, यानी नीतियों का एक दूसरे से मेल खाना। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा जैसे फ्री नीतियां मतलब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नीतियां मतलब पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और नीतियां जैसे कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यही कहा कि नीतियां हैं हमारे यहां लेकिन ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में उतना सफल नहीं हो पा रही है। तो ये मुद्दा उन्होंने उठाया, यानी पॉलिसी अलाइनमेंट का। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब जरा देखते जाइए आप कुछ प्रश्नों को, कि कैसे आप इन प्रश्नों को इस टॉपिक के बाद डील कर पाएंगे। जैसे प्रश्न आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चे कि पीएलआई योजना क्यों लाई गई, आपसे यह पूछा गया। आपको पता है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या हमने अचीव किया यह भी आपको पता है। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट आता है, इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम्स ऑफ द स्कीम बी इंप्रूव्ड। यानी हम पीएलआई योजना को कैसे और बेहतर आउटकम यानी रिजल्ट यानी परिणाम के साथ जोड़ सकते हैं, आपसे यह पूछ रहा है। तो आज जो संजीव बजाज साहब का स्टेटमेंट है पॉलिसी अलाइनमेंट, वो पीएलआई के संदर्भ में भी है जो लिखा हुआ है। यानी अगर हम पीएलआई स्कीम्स को अन्य स्कीमों के साथ जोड़ करके चलें तो हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आएगा और स्वाभाविक है फिर विकास और बड़ा होगा। तो ये देख सकते हैं, यानी जो सुधार वाला पॉइंट है आपको यहां से मिलने वाला है। फिर इसके बाद आता है, अब देखिए 2021 में एक प्रश्न पूछा गया कि भैया अगर आप बहुत तेज जीडीपी की ग्रोथ चाहते हैं और जीडीपी की तेज ग्रोथ के साथ साथ आप समावेशी विकास भी चाहते हैं, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। अब बताइए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश अगर करना है तो कहां से निवेश आएगा? संजीव बजाज कह रहे हैं अगर पॉलिसी अलाइनमेंट होगी तो निवेश आएगा। और नेक्स्ट जो जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा देख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं क्या इस प्रश्न में सीधा सीधा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए अगला प्रश्न ही है इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट 2020, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की क्या भूमिका। मैं नहीं बोल रहा हूं, जरा पढ़िए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मशीन और सभी प्रकार की लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के लिए निवेश की क्या भूमिका है। और निवेश की भूमिका है तभी तो संजीव बजाज ने कहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी ग्रोथ के नए आयाम हैं, इसलिए हमें उस पर बेहतर ढंग से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 2017 में पूछा कि 1991 के बाद
1991 के दशक के बाद जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा कम होता चला गया। यानी हमारी जीडीपी अगर 100 रुपए की बन रही है तो उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग 58 से 60 हो चुका, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान लगातार कम होता गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान कम क्यों है, वह भी आप यहां पर एक पॉइंट सीखने जा रहे हैं, पॉलिसी अलाइनमेंट का ना होना। एक रीजन बहुत बढ़िया से, तो उसको भी आप कनेक्ट करिएगा। जैसे ही सिखाऊंगा पॉलिसी अलाइनमेंट एंड वो सारी बातें, आप तुरंत यहां से कनेक्ट कर जाएंगे। फिर इसके बाद आता है इनोवेशन। तो ऑब्वियस है पॉलिसी अलाइनमेंट होना चाहिए, यह एक इनोवेटिव आइडिया है, यह हमारी जीडीपी को बढ़ाएगा, और जीडीपी बढ़ती है तो हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम भी मजबूत होता है और सामाजिक कल्याण भी होता ही होता है। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आप समझ गए बच्चों? क्लियर हो गया है? यहां तक की सारी पिक्चर क्लियर है? कहीं कोई डाउट किसी बच्चे को? तो फिर बस वही मेरे प्यारे बच्चों, आज हम और आप यानी IQIP की पूरी टीम एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक विषय को समझने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इसको जरा गहराई के साथ विचार कीजिएगा। और वो है कि भारत में निजी निवेश क्यों धीमा है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों धीमा है, इंडियाज इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स, इसमें आपको सब पढ़ने को मिल जाएगा। सरकार PLI देती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, ठीक है ना, बहुत सारे देशों के साथ, कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है, घटाती है उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप। फिर भी इतना सब करने के बाद, बहुत सारी स्कीम्स के बाद, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी उद्योग बड़े स्तर पर निवेश क्यों नहीं कर रहा है, बड़े स्तर पर निवेश क्यों नहीं कर रहा है? और इसी क्यों के लिए एकमात्र शब्द है जो आपको प्रारंभ में ही दिखा, पॉलिसी अलाइनमेंट का ना होना, यानी नीतियों में सामंजस्य ना होना। और अच्छे से आप समझ जाएंगे, नीतियों में सामंजस्य होना। अब देखिए यहां पर फिर वही सारे निबंध आकर के जन्म लेंगे जहां पर हमें अपनी कमी को स्वीकार करते हुए रिफॉर्म करना है, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव। विजनरी डिसीजन लेने का समय आ गया है, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। आप देख सकते हैं नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता, तो क्रियान्वयन में गतिहीनता इसलिए पॉलिसी अलाइनमेंट की जरूरत है। बहुत सारे निबंध आप जिंदा कर लीजिए। यानी इसका मतलब क्या है? पॉलिसी अलाइनमेंट का ना होना, इसका मतलब है कि जो नीतियां हैं, जो ये जिन नीतियों की यहां पर बातचीत की गई, FTA, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन नीतियों का अलग अलग दिशा में जाना। और अगर नीतियों में सामंजस्य होता तो नीतियां अलग अलग दिशाओं में ना जाकर एक ही दिशा में आगे बढ़ जाती। तो आई होप आप यहां तक की पूरी पिक्चर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और जैसे ही आप यहां तक की पिक्चर समझ चुके हैं, अब आपको कुछ बेसिक चीजें अगर सिखा दी जाए तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत पॉजिटिव ढंग से उड़ा देंगे। सबसे पहले पॉलिसी अलाइनमेंट क्या है, यानी नीति संरेखण क्या है या नीति सामंजस्य क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जब गवर्नमेंट यानी सरकार अलग अलग नीतियां, जैसे FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, PLI यानी
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, तीसरा कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, और चौथा स्टेट रिफॉर्म्स यानी राज्य स्तरीय सुधार। एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे के विपरीत काम करें। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पॉलिसी अलाइनमेंट या नीतिगत सामंजस्य। आप कहेंगे सर यह तो डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन अगर कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझा दिया जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है, पीएलआई दे रही है किसके लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए पीएलआई दे रही है, बट केंद्र ने दिया। लेकिन अब जिस राज्य में यह मोबाइल बनाने की यूनिट कोई भी कंपनी जैसे एप्पल लगाएगी, तो वह राज्य बिजली अब क्या दे रहा है, ₹11 पर यूनिट दे रहा है। और कस्टम ड्यूटी मेरे प्यारे बच्चों हर 6 मंथ में बदल जा रही है। तो एप्पल हो, सैमसंग हो, गूगल हो, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां कैसे लॉन्ग टर्म प्लान एलटीपी बनाएंगी। और जैसे ही उनको संदेह होगा कि नीतियां फ्रीक्वेंटली बदल रही हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो वो क्या करेंगी, अपना निवेश रोक देंगी। रोक देंगी कि नहीं रोक देंगी, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार बताएं बहुत बढ़िया से मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार मुझे बताएं कि इसकी परिभाषा समझ में आ गई कि जब सरकार की अलग अलग नीतियां जैसे एफटीए, जैसे पीएलआई, जैसे कस्टम ड्यूटी, जैसे राज्य स्तरीय सुधार एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे के विपरीत काम करें, तो हम उसे पॉलिसी अलाइनमेंट कहते हैं। इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे स्तर पर कमी है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार अगर पीएलआई दे रही है मोबाइल फोन बनाने को लेकर के एप्पल को, गूगल को, सैमसंग को, ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जो मोबाइल फोन बना रही हैं, लेकिन वो जिस राज्य में अपनी यूनिट लगाती हैं वह राज्य बिजली बढ़े हुए रेट पर देती है। और कस्टम ड्यूटी जो भारत की है वो हर साल हर 6 महीने में बदल जाती है, 8 महीने में बदल जाती है। तो कंपनी लंबी योजना नहीं बना पाएगी। और अगर लंबी योजना नहीं बना पाए, क्योंकि लंबी योजना बनाने के लिए बच्चों क्या होता है पता है कि 10 साल का पूरा प्रोजेक्ट होता है। अब हर 6 महीने में अगर कोई नीति आपकी बदल रही है, तो वो 10 साल के लिए जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो बनाएगा नहीं, वो क्लियरिटी ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, प्लान को ठंडे बिस्तर में डाल देगा और नतीजा निवेश रुक जाएगा। आई होप यहां तक की पिक्चर बहुत बढ़िया ढंग से आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब संजीव बजाज साहब ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि 4 समस्या के मुख्य केंद्र हैं। 4 मिस अलाइनमेंट उन्होंने जिक्र किया है, यानी जहां पर नीतियों में संरेखण समझा जा सकता है, यानी समस्या कहां है उसको उनके 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने पहला पॉइंट दिया एफटीए और घरेलू लागत का टकराव, डोमेस्टिक कॉस्ट, वही जो मैंने आपको बताया कि 11 रुपए यूनिट प्रति यूनिट। तो ये सारी चीजें यहां पर है। अब जैसे एफटीए क्या है, 2 देश आयात और निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी कम कर देते हैं या ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब समस्या क्या है कि एफटीए होने के बाद भी भारतीय उद्योग महंगा है। आप कहेंगे सर किसी उदाहरण से इस पॉइंट को समझाइए। जैसे वियतनाम, अब वियतनाम क्या है, ये जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बेचता है, क्योंकि वहां बिजली की लागत कहां पर, जापान में बिजली की लागत जो इंडिया है इसकी लगभग 50% आधा है। यानी अगर 11 रुपए पर यूनिट हम किसी को दे रहे हैं, तो जापान में 5.5 रुपए यूनिट ही जो है खपत है, मतलब सॉरी लागत है। तो भारत में बिजली की लागत ज्यादा, तो वियतनाम क्या करेगा, जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बेचेगा।
इसी प्रकार से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कही जाती है, वह हमारी जीडीपी का 14% है और चाइना में 8%। यानी भारत में जो लॉजिस्टिक लागत है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एफटीए हम करते तो हैं विभिन्न देशों के साथ, लेकिन उसका लाभ दूसरों को मिलता है, भारत को कम मिलता है, क्योंकि नीतियों में संरेखण नहीं है। यानी एफटीए अगर हम करें तो हम सभी प्रकार की चीजों को कंपैरेटिव एक साथ ला करके फिट कर दें। आई होप। इसके बाद दूसरा वो कहते हैं पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और कस्टम ड्यूटी का टकराव हो रहा है। यहां पर भी एक टकराव चल रहा है। पीएलआई की परिभाषा आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गई, ना जाने कितनी बार मैं सिखा चुका हूं। इसको सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हैं, जितना ज्यादा उत्पादन उतनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सहायता। ये हो गई पीएलआई। अब पीएलआई में प्रॉब्लम कहां है, समस्या कहां है मेरे प्यारे बच्चों? कस्टम ड्यूटी बार बार बदल जाती है। कंपनियों को पता नहीं होता कि अगले साल की लागत क्या होगी, तो वो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी नहीं कर पाती। ठीक है। जैसे मोबाइल पार्ट्स का ही एग्जांपल इसमें दिया गया है कि मोबाइल पार्ट्स पर जो ड्यूटी है वह 10%, फिर 15% हो गई, और फिर सरकार ने कहा था आगे भी हम बदलाव कर सकते हैं। तो एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग इससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। इसका मतलब पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है। क्या पीएलआई तो इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशन मान रहे हैं, लेकिन उस पीएलआई को कैसे हम पॉलिसी के साथ जोड़, यानी जो उसके अन्य कंपोनेंट हैं उसके साथ कैसे जोड़ें? अन्य कंपोनेंट का मतलब होता है पॉलिसी। अन्य क्षेत्रों में जो जो आपकी नीतियां हैं, राज्यों की जो पॉलिसी, उसके साथ हम कैसे जोड़ें? इसका मतलब मेरे बच्चों, इकोनॉमी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी आर्थिक स्तर पर एक आर्थिक संघवाद बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य में सरकारें अलग हैं, लेकिन जो जिन राज्य सरकारों का एनडीए के साथ संबंध नहीं है, या तो स्वाभाविक रूप से उनको भी एक साथ लेकर के और हम इन सब विषयों पर विचार करें, लगातार हमारी मीटिंग्स हो, तो आर्थिक संघवाद की बहुत जरूरत है। ये पॉइंट ये भी संकेत करता है, जब कभी सहकारी संघवाद वगैरह पे लिखें तो ये पॉइंट जरूर वहां कोट करिएगा। ऐसा यहां लिखा नहीं, बस मैं समझा रहा हूं। तीसरा पॉइंट आता है जो उन्होंने उठाया है कि जीएसटी और स्टेट पॉलिसी के बीच में टकराव चल रहा है। कैसे? जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स, आप सबको पता है। लेकिन समस्या क्या है जीएसटी के साथ? रिफंड में देरी होती है। सेंटर स्टेट इस जो सेटलमेंट है उसमें भी विवाद है। राज्यों ने बिजली हो, श्रम हो और भूमि, इन सब सुधार की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू नहीं किया। आप देख सकते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं मान लीजिए यह बोर्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो ये बोर्ड मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस है मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो मुझे एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की संकल्पना है कि हमने अपने एक्सपोर्ट में जो भी रॉ मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल किया तो उसका हमें रिफंड मिलता है, इनपुट का रिफंड मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी रिफंड में देरी है, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक हैं, उनको महीनों तक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड नहीं मिलता है। फिर वो अपनी अगली नीति कैसे बना पाएंगे समय से? आप चिंतन करें। और फिर चौथा पॉइंट बड़ा ही मजेदार वो उठाते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है, फैक्टर रिफॉर्म्स। अब आप सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन यहां पर आप फैक्टर रिफॉर्म्स को जरा देखिएगा। वही है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही, तो फैक्टर रिफॉर्म्स का अधूरा रहना, यानी फैक्टर रिफॉर्म्स का अधूरा रहने का मतलब लैंड, लेबर, पावर और वाटर, ये चार चीजें किसी भी उद्योग का जो वास्तविक खर्च होता है, यानी उसका पूरा एक्सपेंडिचर, वो तय करती हैं। लेकिन आप देखिए जरा, लैंड, लेबर, पावर एंड
वाटर, ये 4 चीजें तय करती हैं किसी भी उद्योग का खर्चा। अब आप देखिएगा, अब अगर केवल हम बिजली यानी पावर का जिक्र करें तो मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में जो बिजली है यानी पावर है वो 11 रुपए प्रति यूनिट है, गुजरात में 6 है और वियतनाम में 5 है। अब आप कंपेयर कीजिए और अब आप बताइए गुजरात में उद्योग क्यों जा रहे हैं। इन सब विषयों पर चूंकि मीडिया वगैरह में चर्चा है नहीं, तो बड़ा आसान है बिहार में खड़े होकर के चुनाव में ये कह देना कि सारा इंडस्ट्री बिहार में गुजरात में ही जा रही, बिहार में क्यों नहीं जा रही। आप देखिए उन लोगों ने जो भी अपनी पॉलिसी को अलाइन किया हुआ, मेंटेन किया हुआ, ऑलमोस्ट वियतनाम के बराबर बिजली का खर्च है। तो फैक्टर रिफॉर्म्स जहां अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात, वहां पर इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा, उसके लिए बिहार गुजरात में झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। तो ये 4 चीजें उद्योग का वास्तविक खर्च तय कर देती हैं, आप देख सकते हैं। तो अब जब, लेकिन 1 रुपए का अंतर है ना वियतनाम में और गुजरात में, तो क्या होगा, ग्लोबल कंपनीज वियतनाम जा रही, भारत आ ही नहीं रही। अब इन विषयों पर चर्चा कहां हो रही है, संबंधित मंत्रालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में, जो उनकी अपनी इनर टीम होती, जबकि इसकी चर्चा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इन मुद्दों की लेकिन होती नहीं। आप देख सकते हैं इस समय सर के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे और कुछ अन्य मुद्दों पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपकी पार्लियामेंट का विंटर सेशन बर्बाद होता चला जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे ये चारों समस्याएं। अब मुझे बताओ, पॉलिसी पैरालिसिस या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस किसका उदाहरण है ये चारों पॉइंट? और क्या आपको मजा आया कि नहीं? अब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न फ्यूचर में आएगा तो आप बेहतर ढंग से इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कि जीडीपी बढ़ानी है तो ये रिफॉर्म करना है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है। अरे भाई, पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूपीएससी आपसे पूछा था, तो उसमें आपने लिखा था पॉलिसी रिफॉर्म, नीतिगत सुधार। तो नीतिगत सुधार ये वाले आपको उस क्वेश्चन के अंदर भी लिखने होंगे। तो अब समझ गए? तो बस यही बात है जो डिस्कस है, यानी फिर वो आगे कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं बढ़ रहा। बजाज साहब कहते हैं भारत में पैसा कम नहीं है, भारत में पैसा कम नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल की कमी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। कमी है तो कॉन्फिडेंस की, यानी विश्वास की। किस में? इन्वेस्टर्स में। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, वो भी आपको पता लग गया कि पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि इस समय भारत का जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो हर महीने लगभग 13,000 करोड़ नई पूंजी जुटा रहा है, लेकिन यह पैसा नई फैक्ट्रियों में नहीं जा रहा। कारण सिंपल, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, नीति अनिश्चितता। आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, यहां तक की पिक्चर क्लियर, पॉलिसी अलाइनमेंट ना होना सब बच्चे 100% समझ चुके हैं, तो फिर बेटा मजा आ जाएगा। अब यहां से चर्चा आगे बढ़ती है और वो चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते जाती है कि अगर हम भारत की जीडीपी या भारत की ग्रोथ को देखें, तो भारत की ग्रोथ को यानी भारत की समृद्धि को कौन कौन से इंजन चलाते हैं, यानी समृद्धि के इंजन्स का जिक्र है। अब यहां जो मैं कहता हूं वो तो होल इकोनॉमिक्स है 4 में। अब ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहला इंजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजन है। आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, यानी आधारभूत संरचना का इंजन है जो हमारी जीडीपी को, इसमें हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सीमेंट हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, सब आपको पता। जैसे जब हमने इंफ्रा बनाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो सीमेंट और स्टील की मांग में बहुत तेज ग्रोथ आई। तो इंफ्रा हमारी ग्रोथ का इंजन होता है, पहली चीज ये वो कहते हैं। दूसरा इंजन भी होता है जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इंजन, यानी ऑफिस ऑफिस की बिल्डिंग्स तैयार करना, रेजिडेंशियल हाउसिंग तैयार करना, यानी जो आप देखते होंगे गुड़गांव नोएडा या आपके शहर के आसपास भी जो भी आप लोग या आपके घर परिवार वाले फ्लैट अपार्टमेंट्स या मकान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और इसका भी बहुत फायदा होता है। जैसे मास्टर कार्ड हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, ये सब जो है, या कई और बैंक्स हैं, ये सब
नई नई बिल्डिंग्स पुणे में बना रहे हैं, यानी जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन है। चूंकि चाहे रियल एस्टेट हो चाहे इंफ्रा हो, मेरे बच्चों ये ग्रोथ इंजन कैसे होते हैं, क्या मेरे बच्चों को सिखाने की जरूरत है? नहीं। आप कहेंगे सर अब तो आपने एक ही फार्मूला सिखा दिया, उसी से पूरा इकोनॉमिक्स क्लियर है कि ये दोनों ग्रोथ के इंजन कैसे, इंफ्रा रियल एस्टेट, ये ग्रोथ के इंजन कैसे? अरे भैया, कोई भी काम होता है इस दुनिया में तो लैंड रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी, लेबर की डिमांड बढ़ी, कैपिटल की डिमांड बढ़ी, एंटरप्राइजेस को का लाभ बढ़ा, और इन्हीं सब के साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी जुड़ा, इन्हीं सब के साथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जुड़ा है। मानते हैं नहीं? तो बस यही चीज आपको देखनी है। फिर एक चीज तो ये हो गया उन्होंने कहा, फिर उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत बढ़िया, कि निवेश जरूरी क्यों है, यानी इसी बात के क्रम में वो कहते हैं, बड़ा बढ़िया पॉइंट। देखिए यही लोग भाई, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये रियल, अब इनका कोई एक पॉइंट पकड़ कर कोई एडिटोरियल लिख देगा तो वो गहराई नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं हर एक चीज पर निगाह रखता हूं। वो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो ये कहते हैं कि जो कंजम्पशन है, यानी जिसे हम खपत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे अभी मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा, जीडीपी का 60 रुपया यही बनाता है। तो वो कहते हैं इस कंजम्पशन का पैटर्न भी बदल रहा है। डिमांड राइजिंग। अब आप कहेंगे सर ये पैटर्न कैसे बदल रहा है खपत का? बड़ा अच्छा टॉपिक, इसको समझिएगा। और आप लोग इससे जरा सुर लय ताल अपना मिलाइएगा अपने घर के एग्जाम्पल से। ये कहते हैं कि पहले लोग 30 से 40 इंच की टीवी खरीदते थे, अब लोग 40 से 55 इंच या इससे बड़ी की टीवी खरीद रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि पहले सिंगल डुअर रेफ्रिजरेटर होता था, अब डबल डुअर रेफ्रिजरेटर हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है? सोचिए कितना बढ़िया। ये क्या दिखाता है? अगर हम टीवी का साइज बड़ा कर दे रहे हैं, अगर हम रेफ्रिजरेटर का साइज बड़ा कर दे रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। यानी ये कहते हैं कि डिमांड में कमी नहीं है। आप देखिएगा, जो मैं पढ़ाता हूं, अब ऑब्वियस है बच्चे, जो किताब में होगा, जो न्यूज़पेपर में होगा, जो सरकार कहेगी, मैं वही पढ़ाता हूं। और डिमांड कम रहती है, सरकार की रिपोर्ट में आता है, सर्वे में आता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है, तो हम लोग पढ़ाते हैं भैया डिमांड को बढ़ाने के लिए किया गया क्योंकि डिमांड की कमी है। लेकिन ये बंदा तो एक नया सुर लिया है और बहुत लॉजिकल है कि हमारी छोटी टीवी बड़ी हो रही है, पुरानी स्कूटी नई स्कूटी हो रही है, सिंगल डुअर रेफ्रिजरेटर डबल डुअर रेफ्रिजरेटर हो रहा है, तो परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है। तो मार्केट में डिमांड की कमी नहीं है। कमी कहां है? पॉलिसी अलाइनमेंट की। यही मुख्य विषय है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है? क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। और फिर उन्होंने एक बात और कहा कि एक्सपोर्ट में चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तो हालांकि ये टॉपिक तो ऑब्वियस यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, और जिसके कारण से युद्ध केवल नाम का नहीं होता। बच्चे, जब युद्ध होते हैं ना, वॉर की कंडीशन होती है, तो वॉर के साथ जो जुड़ा हुआ चीज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है? शिपिंग कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? शिपिंग कॉस्ट है। तो शिपिंग कॉस्ट पहले थी, मान लीजिए $1,000, अब हो चुकी है $12,000। तो आप देख सकते हैं जब लागत बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी। ये होता है, चाहे यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हो, या फिर रशिया यूक्रेन का जो फिजिकल वॉर हो, या मिडिल ईस्ट में तनाव हो, वो सारी चीजें। तो इससे ग्लोबल स्लोडाउन होता ही होता है और इंडियन एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़ेगा, ये उन्होंने बताया है। तो शिपिंग कॉस्ट तो मैंने भी आप लोगों को बहुत पहले बताया, केप ऑफ गुड होप से होकर के अगर जाएगा माल तो वो महंगा हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें तो हो गई, क्या उन्होंने कुछ समाधान भी बताए हैं, सॉल्यूशंस भी बताए? हम कहेंगे हाँ बच्चों, उन्होंने समाधान भी बताया है। क्या बताया है? पहला, एफटीए, पीएलआई और ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी वही जो चैलेंजेस हैं उसको दूर कर दीजिए। इन तीनों को 10 से 20 साल तक यानी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रखिए, बदलिए मत। अगर आप कुछ भी ड्यूटी रखते हैं तो 10 साल तक के लिए उसको सेट कीजिए, जिससे कंपनियां अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें, क्योंकि उनको भी तो अपने इन्वेस्टर के सामने रखना होता है ना कि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या अचीव करेंगे। पता चले 6 महीने बाद आपकी पॉलिसी बदल रही है, 8 महीने बाद आपकी पॉलिसी बदल रही है, 1 साल बाद आपकी पॉलिसी बदल जा रही है, तो 10 बार उसको अपना प्रोजेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो रियल इश्यू है, आप सबको पता है। तो उन्होंने यही कहा कि भैया एफटीए हो, पीएलआई हो, ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, इनको 10 से 20 साल तक आप स्टेबल कर दीजिए। दूसरा, जीएसटी का जो सेटलमेंट है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट या रिफंड है, उसको तेज कीजिए। इसके साथ साथ राज्यों को बिजली वही फैक्टर रिफॉर्म्स यानी बिजली भूमि श्रम में रियल सुधार करने को इन्होंने कहा है बाउंड कीजिए, बाध्य कीजिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा डेमोक्रेसी में। इसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल यानी विदेशों से जो निवेश है और जो इंडिया के अंदर निवेश है, इन दोनों को बहुत आसान रास्ता दीजिए, ईज ऑफ डूइंग करिए। और जो भी आप एफटीए करते हैं उनको केवल एफटीए करना नहीं होता, समय पर लागू करना होता है। तो यूरोपियन यूनियन किसी के साथ आप कर रहे हैं उसको समयबद्ध रूप से लागू कर दीजिए। तो ये उन्होंने कहा है। और अंत में हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, भारत में निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की असली चाबी सिर्फ इंसेंटिव नहीं है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी कोविड आने के पहले भी अपने बजट स्पीच में कह चुकी हैं कि हमने तमाम सुख सुविधाएं दी, यानी टैक्स में काफी छूट दी, कारपोरेट टैक्स में। इसके अलावा उनके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, पीएलआई स्कीम वगैरह भी लाई। बट प्राइवेट इन्वेस्टर्स निवेश की हनुमान छलांग नहीं लगा रहे हैं, यानी ज्यादा निवेश नहीं कर रहे। तो उनके लिए भी यह संदेश है कि भारत में निजी निवेश बढ़ाने की असली चाबी सिर्फ इंसेंटिव नहीं है, बल्कि पॉलिसी अलाइनमेंट है। जब व्यापार नीति जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, औद्योगिक नीति जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कर नीति जैसे कस्टम और जीएसटी, और राज्य की नीतियां एक दिशा में चलेंगी, तभी भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन पाएगा। तो अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कैसे बन पाएगा, आप लिख लेंगे कि नहीं? एक नंबर कमेंट करिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फिर यही पूरा कंटेंट इन डिटेल आप देख सकते हैं नोट्स में। इंट्रोडक्शन, पूरा बैकग्राउंड, इंडिया का ग्रोथ मॉडल अब ट्रांजिशन के फेज में है। ठीक है, नीड फॉर अलाइनमेंट, इंडिया का एफटीए डायलेमा, अलाइनमेंट क्यों मैटर करता है, केस स्टडी भी कई बता दी गई हैं। पॉलिसी अलाइनमेंट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, जो इस आर्टिकल में तब इस, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। फिर वो मिडिल क्लास वाला जो मैंने बताया है, कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, इनको आप पढ़िएगा और जबरदस्त रूप से। ठीक है, ये पूरा आपको और मजेदार ढंग से समझ में आएगा। अब आता है जीएस पेपर 3, पॉलिसी अलाइनमेंट, एफटीए, पीएलआई, कस्टम ड्यूटी एंड स्टेट लेवल रिफॉर्म, चारों इज एसेंशियल किसके लिए? फॉर अनलॉकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, डिस्कस विद एग्जांपल्स। बस, भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफटीए, पीएलआई, सीमा शुल्क और राज्य स्तरीय सुधारों के बीच नीतिगत संरेखण आवश्यक है। उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। इंट्रोडक्शन, मुख्य नीति क्षेत्रों में संरेखण का अभाव, ये सारी चीजें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा सच्ची मुच्ची वाला, बताइएगा। सच्ची मुच्ची वाला
हम्म। सब समझ में आ गया। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये है डेटा पॉइंट, और जिसमें है जेंडर पे गैप, यानी एक ही काम के लिए पुरुष और महिला को जो मिलने वाला वेतन है मेरे प्यारे बच्चों, ये उसके बारे में है कि अगर एक ही समय पर एक ही कंपनी में दो लोग एक ही काम करें, जैसा मैंने पहले कहा एक ही समय दें, उनकी योग्यता भी एक ही हो, लेकिन सिर्फ लिंग यानी जेंडर के कारण एक को दूसरे से कहीं कम वेतन मिले, तो क्या यह केवल एक आर्थिक मुद्दा है? बोलिए, क्या यह केवल एक आर्थिक मुद्दा है, या यह हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे स्ट्रक्चर यानी किसकी समाज की संरचना और नीतियों, सरकार की नीतियों यानी पॉलिसीज की गहरी कमजोरी का संकेत है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस डेटा पॉइंट में है मेरे प्यारे बच्चों। जेंडर पे गैप, और जेंडर पे गैप क्यों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, यह जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे जीएस पेपर वन सोशल इंपावरमेंट, सॉरी, जीएस पेपर वन ऑब्वियस है, जेंडर इक्वलिटी, या यूनिट का नाम मैं लिख दूं, कह दूं तो महिला एवं महिला संगठन है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर है। मेरे प्यारे बच्चों, महिला समाज और महिला संगठन, एक प्रश्न वहां से आया, या इनफैक्ट दो प्रश्न वहां से आया, जिसमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पितृतंत्र यानी पैट्रियार्की ने कामकाजी महिलाओं को, यानी जो वर्किंग वुमेन्स है, उनकी स्थिति को कैसे कमजोर किया है। पितृतंत्र यानी इस व्यवस्था को जिन लोगों ने बनाया उसमें पुरुषों की भूमिका ज्यादा है, और पुरुष ही शीर्ष पदों पर बैठे हैं। कंपनी के सीईओज एंड एमडीज, बोर्ड में पुरुषों की संख्या ज्यादा है कंपनी के बोर्ड्स में। तो सरकारी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में या अर्ध सरकारी क्षेत्र में एक ही काम के लिए मेल और फीमेल को अलग वेतन अगर मिल रहा है, और वो भी उच्च पदों पर, यह अंतर बहुत ज्यादा है। अभी 2017 के पहले अगर जिक्र कर दूं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब के आने से पहले जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले क्रिकेट खेलने का पैसा मिलता था, उसको देख ले, तो यूपीएससी का प्रश्न सॉल्व हो जाता है कि पितृतंत्र ने, यानी एक सोच कि महिलाएं इस व्यवस्था में द्वितीयक हैं, सेकेंडरी हैं, इसलिए उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में वह महत्व तो नहीं मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला हुआ है या मिलना चाहिए। इसी सोच ने कामकाजी महिला की स्थिति को प्रभावित किया है, जिसका प्रमाण है जेंडर गैप के ये सारे डेटा। तो आप सोचिए, सीधा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? पूरा पूरा मतलब कुछ भी कमी बेसी नहीं, केवल डेटा याद रखिए। सोचिए यार, आप कितना पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई सालों से कह रहा हूं भैया, केवल हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, बिजनेस लाइन पढ़ो, ऑप्शनल की धुआं उड़ा दो, और किसी एक बढ़िया व्यक्ति की मेंटरशिप ले लो, बस वो केवल गाइड करता रहे, जिससे प्रीलिम्स ना रुके और मेंस के समय सारा मेंस करा दे, आपकी कहानी पलट जाए। ये नहीं, समय पढ़ना है, सुबह शाम कोचिंग पढ़ना है, घर वालों से झगड़ लेना है कि अगर कोचिंग नहीं कराएंगे तो हमारा होगा ही नहीं, जबकि पता है कि सुबह शाम आप क्या कर पाएंगे वहां। मैं पढ़ाता हूं उसके बाद भी कह रहा हूं, सच्चाई है ये, आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया, सब कुछ अच्छा ही। बस हाँ, रिजल्ट में अपना नाम ढूंढने में आपको समस्या रहेगी। अब इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि टाइम और स्पेस, पूछा कि नहीं, समय और स्थान के संदर्भ में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, देख लीजिए। जेंडर पे गैप, ये सेम प्रश्न है, केवल नाम बदल गया है, समय और स्थान।
में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यही देखिए कि जब वो कार्य करती हैं, जेंडर पे गैप सीधा हो रहा कहीं नहीं। बहुत सारे प्रश्न यार। गिग इकोनॉमी में महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित किया है, ऐसा यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा, उसमें भी पे गैप है, जेंडर पे गैप है। 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हो गया। अब जैसे ये समस्या आती है वैसे ही भैया जीएस पेपर 2 का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आके खड़ा हो जाता है, गवर्नेंस का मुद्दा आके खड़ा हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार, इक्वल वेतन नहीं मिल रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता दिखाता है, सतत विकास लक्ष्य नंबर 5, लैंगिक सशक्तिकरण। उस दृष्टि से भी यह डेटा एक चैलेंज। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक समावेशी विकास कैसे होगा, और ये एक एथिकल इश्यू भी है, जीएस पेपर 4। और इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, 2012 में सीधा यही ऐसे पूछा था जो जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था। घर की संभाल और कामकाज क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं? घर की संभाल और कामकाज क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव, आप पूरा डेटा चिपका दीजिए कि अगर हम जेंडर पे गैप को देखें और सभी सेक्टर में देखें, आप ऐसे टिक कर दीजिए कि भैया आईटी सेक्टर में अगर हम देखें, ठीक है ना, व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है उसके संदर्भ में देखें ये सारी चीजें, तो हम यह देख पाते हैं कि घर की संभाल और कामकाज में महिलाएं न्यायोचित बर्ताव नहीं प्राप्त करें। सोचिए इस निबंध में ये पूरा टॉपिक जाके घुस जाएगा। 2016 में पूछा, अगर विकास लैंगिक नहीं है तो वह विकास संकटग्रस्त है, यानी डेवलपमेंट अगर इनजेंडर्ड नहीं है तो इन डेंजर है। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब भारत का विकास क्या है, इनजेंडर्ड तो है नहीं, महिलाओं के पक्ष में तो है नहीं, क्योंकि जेंडर पे गैप बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यह विकास कैसा है, बोलिए? इनजेंडर्ड नहीं है तो क्या है, इन डेंजर है, यानी खतरनाक विकास है। 2017 का निबंध उठा लीजिए, क्या निबंध आपसे पूछा? फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, नए युग की नारी की परिपूर्णता यथार्थ है मिथक है। लीजिए, नए युग की नारी यानी 21st सेंचुरी की नारी जो वर्किंग है, जो टॉप पोस्ट पे है, यहां क्या लिखा हुआ, मिडिल लेवल पर लिंग वेतन अंतर सबसे कम है। एक ही टॉप पोस्ट पर पुरुष भी है महिला भी है, तो टॉप पोस्ट पर पुरुष को मिल रहा 5 लाख, महिला को मिल रहा है 1 लाख। तो ये क्या दिखा रहा है, 21वीं सदी की नारी जो पढ़ाई लिखाई करके पुरुषों के बराबर का पद प्राप्त कर चुकी है, लेकिन वह पुरुषों के बराबर वेतन नहीं पा रही है। क्या दिखाता है, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, नई सदी की नारी। मजा आया? फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन मिथ है। अब आप लीजिए, लिखिए, दौड़ाइए। 2020 में पूछा, पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो नजर में ना आने के बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा, तो ये पितृसत्ता है। तो आप चिंतन कीजिए, यूपीएससी वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं, यूपीएससी ये है जो रोज आपके आसपास घटित हो रहा है। बस ऑप्शनल को उड़ा दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, प्रीलिम्स रुकने मत दीजिए, पागल हो जाइए प्रीलिम्स के पीछे। तमाम समस्याओं के बाद भी प्रीलिम्स के कोर्सेज, उसकी टेस्ट सीरीज, इसको लेकर के कोई कंजूसी मत कीजिए। कुछ भी हो जाए, नहीं करना है, आप निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा निगरानी अगर बच्चों अकॉर्डिंग टू मी कहीं करनी चाहिए, अब मैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समझ पाए, क्योंकि आप सब जो बच्चे आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा आंसर किसी का नहीं होता, ट्रस्ट करेगा। आपको लगेगा कि आपकी आंसर राइटिंग किसी से कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं खुद बच्चों की कॉपी चेक करता हूं। जो बच्चे कहते हैं कि, अभी एक अपना ही बच्चा इसमें, बिहार का जितेंद्र,
पिछली बार भी मेंस लिखा था, आपकी भी लिख रहा था। इसने मुझे 2-3 आंसर अपने पॉलिटी के भेजे कि सर ये एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया और मैंने माइकल को इतना ही बोला, जितेंद्र चौधरी, इनका माइकल जितेंद्र चौधरी करके अभी होंगे क्लास में भी, अक्सर मतलब रोज ही रहते हैं। बिहार पीसीएस में इनका ये कंजेक्यूटिव सेकंड मेंस है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर कॉपी चेक करिए। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने देखा, मैंने कहा बेटा मुझे तो कुछ कमी लग नहीं रही है, और कमी मुझे केवल बस इतनी ही लग रही है कि थोड़ा सा आप प्रेजेंटेशन, यानी थोड़ा शब्दों के बीच में गैप कर दीजिए, पंक्तियों के बीच में गैप कर दीजिए, यानी टेक्निकल पार्ट पर मैंने फोकस किया। अब ये बच्चा देखो, जो कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज लिखा था कि सर मैं आंसर राइटिंग में कंफ्यूज हूं, कौन सी चीज कहां लिखूं, कैसे लिखूं, वही बच्चा कह रहा है कि सर एकदम सही पकड़ आपने कहा है, जो है केवल मेरा यही इश्यू है टेक्निकल वाला पार्ट। हमने कहा बेटा इससे अच्छी आंसर राइटिंग क्या हो सकती है? अब कि तुम जो लिख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है नहीं। मैं लिख दूंगा, मैंने उसको ये वॉइस नोट में भेजा कि अगर मैं अभी इसमें रिफॉर्म डाल दूंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे एग्जांपल डाल दूंगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। जबकि आपको इतनी की ही जरूरत, इसी इतने से आपको ठीक ठीक मार्क्स मिल जाएंगे। बस केवल आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक कर लो। सहमत हो गया, उसके बाद अपना ये काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी आंसर ना, अब मैं जो देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं मेरे, मुझसे सबसे बड़ी बात, मेरे हाथों से निकले हुए बहुत सारे बच्चे ऑब्वियस हर साल कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल है, या इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो एग्जाम्पल है कि यार लगभग बच्चे सेम लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझना, बस दैट्स इट। अब एक बच्चा सटीक पकड़ा, स्टार्टिंग की लाइन से ही कनेक्ट कर गया, राइटिंग अच्छी थी नहीं थी कोई फर्क नहीं, एग्जामिनर को पता लगे भाई ठीक है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में डिमांड पे एग्जाम्पल के साथ अपनी बात जस्टिफाई कर रहा। दूसरा लिखता अच्छा लेकिन डिमांड देर से कैच करता है, नहीं पहले इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ा टाइम लगा देता है। तो अंतर यहां आ जाता है। इसलिए आंसर राइटिंग वगैरह के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी निगाह में अपनी डायरी में लिख लीजिए आप सब, प्रीलिम्स, यानी तुम्हारी पहली प्राथमिकता चाहे 27 है 28 है, प्रीलिम्स होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए झोंक दो, जो करना पड़े वो करो, बाकी सब छोड़ो, सब हो जाएगा। और ऑप्शनल के लिए जो करना वो करो, यानी ऑप्शनल को उखाड़ करके फेंक दो। तो ऑप्शनल और प्रीलिम्स अगर दो चीज आप उखाड़ देते हो बेटा, तो फिर आपको इस एग्जाम से कोई उखाड़ नहीं पाएगा, ये फिक्स है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स, अब तो मेरा 27 वाले बच्चों का, यानी एकदम से नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं अब, जो 2027 के होंगे तो आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा जनवरी से, और केवल इसी पर फोकस ही कराऊंगा। जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं, जो आगे भी लेंगे, उनको इसी चीज पर केवल फोकस कराऊंगा, बस इसी एक चीज पर। ऑप्शनल और प्रीलिम्स जो होगी देखी जाएगी, और हिंदू, ये मेरी, और उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप। और इस बार की जो पर्सनल मेंटरशिप है, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, 2 साल के बाद आप देखेंगे जब रिजल्ट होगा, अब व्हाट्सएप बेस्ड ही मैं मेंटरशिप दूंगा, क्योंकि ये इजी हो गई है। और मैं पहले बता चुका हूं, जो चैट जीपीटी मैं यूज करता हूं बेटे, 19,000 रुपए मंथ का होता है, यानी 19,000 रुपए महीने लगते, 17,000 मतलब 18,000 के आसपास। 19,000 लिखा रहता लेकिन हाँ, 18,000 रुपए मैं हर महीने खर्च कर रहा हूं। तो इसका एडवांटेज सबसे बेहतर व्हाट्सएप पर होगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा टेलीग्राम और ये सब फ्लॉप होंगे, व्हाट्सएप की मेंटरशिप ही नंबर 1 पे आएगी। लेकिन जब कोई टॉपर कह देगा देन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 2027 वालों के लिए जो मेरी होगी, उसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, ये तीनों मैं व्हाट्सएप पे मेंटरशिप दूंगा। जैसे मैंने क्या बोला कि भाई इंटरनल एक ग्रुप बनाया, जितने भी बच्चे रहेंगे इंटरनल 5-6 ग्रुप बनेंगे, ध्यान से समझिएगा, 5 से 6 ग्रुप बनेंगे।
एक बनेगा जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, और इन सब का एक बनेगा जीएस पेपर 2, एक बनेगा जीएस पेपर 1। तो पहली यूनिट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है, ये सारी चीजें पहले एक लेक्चर मतलब एक कंटेंट गया समझाने के लिए कहानियों वगैरह के द्वारा, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। फिर उसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चंस जाएंगे और फिर उन यूपीएससी के क्वेश्चंस की डिमांड को बताया जाएगा। फिर इस टाइप से, क्योंकि क्लास लेने में क्या हो रहा है कि यार कोर्स को कंप्लीट करना ही, पता नहीं आप सब समझेंगे कि नहीं, इस कोर्स को कंप्लीट करना ही सबसे बड़ी महाभारत हो जा रही है। भैया पहले कोर्स कंप्लीट करो कि जिससे बच्चा क्वेश्चन ना उठा पाए। और कोर्स कंप्लीट करने में गुरु रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने में 1.5 साल लगी जाएंगे, 1.25 साल लगी जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे दूंगा जीएस पेपर 1 2 3 की मेंटरशिप, जीएस पेपर 4 और एसे की डिटेल्ड क्लास, और ऑप्शनल बहुत ज्यादा और प्रीलिम्स बहुत ज्यादा धुआंधार क्लासेस होंगी इसकी। प्रीलिम्स व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसलिए प्रीलिम्स की धुआंधार कक्षाएं होंगी जैसे अभी हो रही। एक बार मुझे बताओ, ये स्ट्रेटजी कुछ कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही बच्चों, एक बार बताइए मुझे। जितेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि सर मैं डांस करता हूं और बहुत जबरदस्त करता हूं, इसलिए मुझे माइकल नाम। क्या बात है भैया, डांस करते हैं ये, ठीक है। तो इस टॉपिक में बेटा कुछ नहीं है, ओनली डेटा 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 और केवल डेटा है, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। जीएस पेपर 1 सोसाइटी देख सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी ऑब्वियस है, महिलाओं का रोल, इकोनॉमी समावेशी विकास, गवर्नेंस यानी जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग में महिलाएं भी हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस का भी टॉपिक है। आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं, परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, ठीक है। बट 26 वाले परेशान नहीं होंगे, मैं बच्चों जो हम लोग फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। अच्छा 26 वाले अभी क्लास 11 बज गया है, आज ऑब्वियस है थोड़ा लेट हम लोग हो ही गए थे। आज एक सेशन है, वो सेशन संभवतः 12 बजे मैं लूंगा, 11:30 बजे का टाइम है, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी 30-40 मिनट का लेक्चर है। आज आप सब जरूर आइएगा, जो अभी जो बच्चे इस समय हिंदू की क्लास में हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि हिंदू की क्लास में किसी भी टाइम पे लूं, लेट हो जाऊं, लेकिन बच्चों की संख्या कभी कम नहीं हुई, और ये 2019 से लेकर के आज तक है। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है, और इसमें सीरियस बच्चे हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति हमेशा उतनी ही रहती। तो 12 बजे एक बार एक सेशन जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी प्रीलिम्स के लिए क्या पॉलिटी को किस तरीके से, और मैं बिल्कुल खुल के यहां कह रहा हूं कि वो सेशन आपके एडमिशन के लिए नहीं। जो बच्चे लेना चाहेंगे ऑब्वियस उनका वेलकम रहेगा, लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिकली या किसी कारण से समस्या में है, वो भी उस सेशन को रिक्वेस्ट रहेगा जरूर देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि मैं एक फॉर्मेट देने जा रहा हूं, एक चार्ट देने जा रहा हूं। क्लास तो स्टार्ट होगी 8 तारीख से यानी मंडे से, लेकिन पॉलिटी का एक स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा। अगर आप वो सब पकड़ ले गए तो ट्रस्ट करिए, पॉलिटी महज 10 से 15 दिनों में आप खा पी के पचा जाएंगे, और क्लियरिटी के साथ आपको रिवीजन करने में फरवरी मार्च में बड़ा मजा आएगा, अप्रैल मई में। तो वो सीख लीजिए बस, बाकी जो बच्चे आएंगे उनका स्वागत रहेगा। तो आप देख सकते हैं, एथिक्स का भी मैंने जिक्र कर ही दिया है, सारा यहां लगा दिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए बच्चों, 2024, 2019, 2021 जो भी प्रश्न मैंने बोले, 2014 भारत में मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति को पेट्रियार्की, सारे प्रश्न आप देखिए, ठीक है। गिग इकोनॉमी वाला, समय और स्थान संबंधी चुनौतियां क्या, यही चुनौती है। फिर इसके बाद लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना है, 2024 के प्रश्न में क्यों महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। फिर पितृ सत्ता 2021 में, फिर इसके बाद 2025 में लैंगिक समानता, 2017 का निबंध, 2016 का निबंध, 20 का निबंध, 12 का निबंध, सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, तो उसको दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तो बस यहां डिस्कशन क्या है मेरे बच्चों, वही कि अगर दो लोग एक ही काम करें, एक ही समय दे, एक ही योग्यता रखें, लेकिन सिर्फ जेंडर के कारण एक को दूसरे से कम वेतन मिले, तो क्या यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा है, या यह हमारे समाज संरचना और नीतियों की गहरी कमजोरी का संकेत है? तो बस इसमें बेटा डेटा है जिसको आप स्वयं निपटा लेंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो सिखाया गया वो इतना है कि नीचे और बीच के लेवल पर असमानता कम, निचले पदों पर, मध्य पदों पर असमानता कम है, पर पावर और निर्णय निर्माण वाले पदों पर असमानता चरम पर है। जैसे कैबिनेट में ही आप देखिए कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, ये यहां पर डिस्कस है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए यहां पर कि ये जेंडर पे गैप एक्चुअल में होता क्या है। इसका मतलब है, इसकी मीनिंग है मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला के औसत या मीडियन सैलरी या वेतन का अंतर जब दोनों समान या मिलते जुलते पदों पर हो। यह डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है? इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे पे गैप इज इक्वल टू मेल यानी जो पुरुष हैं, मेल मीडियन पे, ठीक है, माइनस फीमेल मीडियन पे यानी वही एवरेज मध्य, ऑब्लिक यानी सबको डिवाइड करेंगे मेल मीडियन पे से। मीडियन यानी बीच का वेतन जो बहुत ऊंचे या बहुत कम वेतनों के असर से बचाता है, यानी हम सही डेटा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब ये अच्छा टॉपिक है, सारा सिलेबस आपके सामने है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप देखिएगा महिलाएं किन सेक्टर्स में ज्यादा काम कर रही हैं। तो इंफोग्राफिक जो भी है उसमें आईटी सेक्टर में महिलाएं सबसे ज्यादा कार्यरत हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है? किसमें? आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं लगभग 34% यानी महिलाएं हैं। बैंकिंग में भी टोटल में लगभग 26%, फाइनेंशियल सर्विसेज में टोटल में 18, जनरल सर्विसेज में 10 में 9.8, ठीक है ना? इसमें ये एक डेटा बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, इसको आप अभी स्किप कर दीजिएगा, इसको मैं समझा दूंगा। और ऑटोमोबाइल में भी, ठीक है ना? ये अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, टोटल वर्कफोर्स में 14% इनका हो गया, माफी चाहूंगा, और बाकी का 86% पुरुषों का हो गया। ऑटोमोबाइल में 15 जितने कुल हैं उनमें से 15% और 85% आप देख सकते हैं। तो बस यही रट लेना है और मेरे बच्चों यही टेबल बनाना है, ऐसे ही ये टेबल बना लीजिएगा और यही एक टेबल केवल रट लीजिए बस। जेंडर इनइक्वालिटी पर कुछ भी लिख रहे हो उसको दिखाने के लिए टेबल अपनी कॉपी में चिपका दीजिएगा। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? तो अब आता है, कल को यह भी प्रश्न आ सकता है कि आईटी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेस होता है, वहां पर हाइब्रिड मॉडल है और पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, उसके कारण महिला भागीदारी सबसे ज्यादा है। ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, तो बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे अब। जितेंद्र कह रहे हैं कि 69 बीपीएससी में डायरेक्ट ये प्रश्न आया था। अब आता है व्हाइट कॉलर वर्कर्स में, यानी जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो ऑफिस लेवल पर भी जो गैप है वो भी यहां पर दिया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में कितना गैप है, रियल, हर एक सेक्टर में, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा?
बाकी और कुछ भी नहीं, बस इतना मुझे बताना था। अब एक प्रश्न भी है जो आपके सामने है। भारत में वित्त वर्ष 2025 के लैंगिक वेतन के अंतर के आंकड़े महिला कार्यबल में बढ़ती भागीदारी के बावजूद लगातार मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करते हैं। भारत में लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए आवश्यक कारणों, क्षेत्रीय पैटर्न और नीतिगत उपायों का विश्लेषण कीजिए। अब आप लीजिए पूरा का पूरा विश्लेषण यहां पर तैयार है, कुछ और अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो न्यूज है बहुत खास नहीं है, बस केवल आपको थोड़ी सी जानकारी मुझे देनी थी। संचार साथी ऐप, सरकार ने संचार साथी ऐप पर दिया गया आदेश वापस ले लिया है। आदेश दिया गया था कि सभी जो कंपनियां जो मोबाइल बना रही हैं उनको प्री इंस्टॉल करना है यह ऐप, लेकिन अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी सरकार ने संचार साथी ऐप के को मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है। यह आदेश डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिस पर मैंने विस्तार से पढ़ाया था, ने फोन कंपनियों को दिया था कि 2025 के बाद से हर नए मोबाइल में यह ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन बहुत विवाद हुआ प्राइवेसी को लेकर के, और फिर बिना सहमति के आप इंस्टॉल करा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। सरकार का कहना है कि बिना अनिवार्य किए हुए ही एक दिन में 5 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड हुए हैं, अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया कि उस दिन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और केवल एक एग्जाम्पल के लिए इसको पढ़िएगा। और वह एग्जाम्पल, ये जो IQIP लगा है, ये बेटा पिछले टॉपिक का है, 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसलिए इसको दोबारा फिर से वही चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर केवल एक चीज सीखने की जरूरत है। देखिए, सरकार भी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव का उदाहरण है कि नहीं। विजनरी डिसीजन भी है और इसमें विपक्ष का सम्मान भी है, लेकिन हमारे यहां सत्ता पक्ष विपक्ष में, तो बस यही आप एक बार देख लीजिएगा और कुछ मत देखिएगा। और फिर चक्रवात द्वित्वाहती तो बताने की आवश्यकता नहीं बच्चों, इसको रट लीजिए, चक्रवात द्वित्वा। ठीक है, श्रीलंका में इसने बड़ी तबाही मचा दी है। तो प्रीलिम्स के लिए ये एकदम से बवाल टाइप का टॉपिक हो जाता है, बट GS पेपर 1 ज्योग्राफी देख सकते हैं, चक्रवात सिलेबस का आपके पार्ट है। यानी अगर कोई तूफान धीरे चले, रास्ता ना बदले और लगातार 3 दिन तक बारिश करता रहे, तो किसी भी देश में भारी नुकसान वो कर सकता है। और साइक्लोन डिटवा ने यही किया। श्रीलंका में तूफान कमजोर था बेटा, पर उसका रास्ता और उसकी धीमी गति बहुत खतरनाक साबित हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो बस प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, चक्रवात श्रीलंका में बहुत कम आते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी कोई घटना थोड़ी अलग प्रकार की हो, तो फिर ये UPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तूफान अगर हम ये श्रीलंका मान लें मेरे प्यारे बच्चों, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हम मान लें, ये इंडिया के साथ कनेक्ट है, इंडिया का निचला हिस्सा। तो ये कहां बना? ये साउथ ईस्ट में बना। कहां बना? दक्षिण पूर्व में बना। अब ये जो साउथ ईस्ट में बना, दक्षिण पूर्व में बना, ये वो जगह है मेरे प्यारे बच्चों जहां आमतौर पर साइक्लोन नहीं बनते हैं। इसलिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कि जहां आमतौर पर साइक्लोन नहीं बनते वहां साइक्लोन क्यों बन रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि यह जगह जो है बेटा, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा
के बहुत करीब है। यहां पर जो आपको पता है, एक मिनट जरा एक कमेंट करके बताइए, जो इक्वेटर है वहां कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स कम होता है या ज्यादा होता है? एक बार कमेंट करिए। चलो भाई बताओ, कोरियोलिस बल कम होता है या ज्यादा होता है इक्वेटर पर? इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई। निकिता सैनी, सुब्रा जीरो कम, अंजनी चौहान ठीक है, गौरव राव कम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही है बेटा, यानी दक्षिण पूर्व में आमतौर पर साइक्लोन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यह एरिया इक्वेटर के बहुत पास है, और यहां जो कोरियोलिस फोर्स है जो साइक्लोन को घुमाने का काम करती है, कोरियोलिस फोर्स से ही वो घूमता है, वो बहुत कम होती है। तो प्रीलिम्स के लिए यहां याद रख लीजिएगा, भूमध्य रेखा पर साइक्लोन क्यों नहीं बनते? क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत कम है, और जब वह नहीं रहेगा तो साइक्लोन घूमेगा नहीं। अब आप कहें हैं ठीक है सर, फिर भी यहां तूफान बना ना, आपने अभी यही पढ़ा है, आपके मन में आएगा कि सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि फिर भी तूफान यहां बना, तो क्यों बना? क्योंकि उस समय आईटीसीजेड, यानी इसको हम कहते हैं बादल बनने का बड़ा क्षेत्र, आईटीसीजेड बादल बनने का एक बड़ा क्षेत्र बहुत एक्टिव था, और इक्वेटोरियल वेव्स यानी वातावरण में थोड़ी हवा वगैरह वगैरह भी थी, यानी वातावरण की हलचल भी बनी हुई थी। दोनों मिलकर तूफान को ईंधन दे गए, पेट्रोल दे गए, और इसलिए तूफान बना। तो प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामान्यतः भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनते, फिर भी श्रीलंका में दितवा चक्रवात क्यों बना? उसके पीछे कौन से जिम्मेदार रीजन रहे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, उस समय आईटीसीजेड बहुत सक्रिय था। दूसरा, इक्वेटोरियल वेव्स यानी वातावरण में हलचल बनी हुई थी। कौन सा सही है? ओनली वन, ओनली टू, 1 एंड 2। तो आप कहेंगे दोनों सही हैं। मजा आ गया बच्चों, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब ये इसने क्या किया क्या नहीं किया उससे अपने को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो चक्रवात क्योंकि मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है, बाकी सारी जानकारी इसके बारे में हमने दे दी है, ठीक है ना। दितवाह के बारे में जो सबसे ज्यादा काम का था वो मैंने समझा दिया। देख सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी धाड़म धाड़, इनकी प्रैक्टिस आप करें, और आपकी कहानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। ओके बच्चों, उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और सबका आंसर भी होता है और बहुत बढ़िया से समझाया होता है, इसलिए मुझे इसमें घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। कथन 1, कथन 2, कथन 3 यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना दिए गए हैं। और फिर चक्रवात दितवा के संदर्भ में किस कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने भारत की तुलना में श्रीलंका को ज्यादा संवेदनशील बना दिया? अब आप एंजॉय करें, और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप मेरे साथ, यानी कोई टीम नहीं, मैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप के लिए। और सीसीपी 2.0 या इसके लिए आप अभी मुझे ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा एक सेशन के लिए, और अभी मिल लेता हूं 11:30 बजे, ठीक। 11:30 बजे क्लास लगी है, इस क्लास में सभी आ जाइए, एक बार जरा देख लीजिए कि पैटर्न क्या है, और फिर उसके बाद चूंकि अभी समय है, मैं थोड़ा, असल में मैं आपको बताऊं कि सुबह तो इंटरनेट का भी इशू था, और
नहीं तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूं। अभी मैंने कुछ आज चाय तक भी नहीं पी है, लेकिन चलिए ले लेता हूं। तो इसमें आप आ जाइए 11:30 बजे, ठीक। इसको खत्म करते हैं, क्या है वही बताते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों। तो आ जाइए 11:30 बजे का सेशन मिस मत करिएगा, बस केवल आधे घंटे या 40 आधे घंटे का होगा बस। आ जाइए, थैंक यू।